इनका इस बार आईआईएससी में एमएससी लाइफ साइंसेस में सिलेक्शन हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेस में। आईआईटी जैम में आई हैड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 79। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रैंक आपको शॉर्टलिस्टिंग आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी, आपको जो भी कोर्स चाहिए होगा। एंड देन दे विल ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर एंड योर जैम स्कोर आप क्वालिफाई करते हो फॉर योर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू। मैम सब कुछ नोट से ही मैंने बोला था, और क्योंकि उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था एज सच। मैंने सेकेंड ईयर में लिया था बैच, कुछ नोट से ही था एंड नोट से ही आंसर दिया था, अगर मैं बोलूँ A to Z सब कुछ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ मेरी एक स्टूडेंट जुड़ी है, खुशी दुबे नाम है इनका इस बार आईआईएससी में एमएससी लाइफ साइंसेस में सिलेक्शन हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेस में। सो खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली एडमिशन हो गया। बहुत एंजाइटी थी शुरू से ही कि कहाँ होगा एंड ऑल, बट हाँ फाइनली हो गया है एंड अच्छा लग रहा है बस। सो खुशी, आपका जो आईआईएससी में एडमिशन हुआ है वो आईआईटी जैम के बेसिस पे हुआ है? हाँ मैम, आईआईटी जैम में आई हैड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 79, तो उस बेसिस पे इंटरव्यू का शॉर्टलिस्टिंग हुआ था एंड देन इंटरव्यू हुआ था। और जो आपकी AIR 79 आई है उसमें आपके मार्क्स कितने थे? मैम मार्क्स थे मेरे 70.67। ओके, इस बार सो कट ऑफ भी बहुत काफी अच्छे हाई। मार्क्स थे आपके, बहुत अच्छे मार्क्स थे। और अंडर 100 रैंक लाना वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आईआईएससी में सिलेक्शन होना वो भी बहुत बड़ी बात है। सो हमेशा से सोच रखा था क्या कि आईआईएससी में जाना है? नहीं मैम, ऐसे एज सच नहीं सोचा था। शुरू में तो आईआईटी थोड़ा सोचा था कि आईआईटी का थोड़ा रहता है, एंड शुरू में तो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, फिर वो चेंज हो गया आफ्टर बैचलर्स। तो ऐसे कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, बस पढ़ रही थी दैट्स इट, और इंटरव्यू दे के आ गई। क्लियर होने के बाद थोड़ा बिलीव भी नहीं हो रहा था, बट हाँ सोचा तो नहीं था, बट अच्छा लग रहा है अभी। सो खुशी, आईआईएससी में किस तरीके से चीजें होती है? एज एन आपने अपना एग्जाम दे दिया, आपका आईआईटी जैम का रिजल्ट आ गया, फिर क्या रहता है? आईआईएससी का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रैंक आपको शॉर्टलिस्टिंग आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी, आपको जो भी कोर्स चाहिए होगा। एंड देन दे विल ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर एंड योर जैम स्कोर आप क्वालिफाई करते हो फॉर योर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू। एंड देन आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आता है एंड देन यू गो टू द कैंपस। ऑफलाइन इंटरव्यू होता है दोनों का, तो दोनों इंटरव्यूज जनरली एक ही दिन वो शेड्यूल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो। एंड देन आप इंटरव्यू आपका होगा। एंड एमएससी में जनरली थोड़े कम पैनलिस्ट होते हैं। मैंने दोनों का इंटरव्यू, सेकेंड में मैं शॉर्ट लिस्ट में हूँ अभी, इंटीग्रेटेड पीएचडी में वेट लिस्ट में हूँ, सॉरी। तो फॉर एमएससी देर आर ओनली 5 to 6 पैनलिस्ट, बट फॉर अदर इंटीग्रेटेड पीएचडी बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं। देर आर 10 to 12 पैनलिस्ट इन अ राउंड टेबल। तो दोनों इंटरव्यूज में ही आपको बोर्ड रहता है एंड यूल हैव टू राइट ऑन द बोर्ड, जो भी वो क्वेश्चंस आपको बोलेंगे वो आपको बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करके आपको आंसर देना है। तो आपने दोनों ही सेलेक्ट किया था, इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी आप सेलेक्ट हुए थे और एमएससी में सेलेक्ट हुए थे फॉर इंटरव्यू, राइट? यस मैम, यस। ओके, सो आपका मतलब क्या चॉइस प्रेफरेंस क्या है? एमएससी प्रेफरेंस है या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रेफरेंस है? एमएससी है मैम अभी के लिए तो। अभी एमएससी ही है। ओके, एंड ये जो इंटरव्यू हुआ था किस दिन हुआ था, आपको याद है खुशी? कौन सी डेट को हुआ था? हाँ मैम, 19 मई को हुआ था मेरा इंटरव्यू। 19 मई को हुआ था और आपका रिजल्ट आ गया अभी 2-3 दिन पहले। आपका रिजल्ट भी आ गया? हाँ, मतलब विद इन 10 हाँ, डेज को दे देते हैं रिजल्ट? यस मैम। और खुशी, आपको पता है इस बार कितने रैंक तक के बच्चों को बुलाया था? मैम आई थिंक फॉर एमएससी थोड़ा ज्यादा रैंक था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट समथिंग अराउंड 100 120 कुछ रैंक था। एंड इसके लिए 80 रैंक तक बुलाया था। फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी कुछ 80 रैंक तक बुलाया था। इंटीग्रेटेड पीएचडी, ओके। ओके, सो अब आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ, आपका एमएससी वाले का कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा? जो पैनलिस्ट थे उन्होंने किस तरीके क्वेश्चंस पूछे, क्या रहा था? मैम सबसे पहले तो मैंने अपने स्ट्रीम इंटरेस्ट में मैंने ऑल स्ट्रीम्स लिखा था, बिकॉज मुझे था कि थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं देन वी विल सिलेक्ट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने कहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी।
तो वो मुझसे न्यूरो साइंस पूछने लग गए शुरू में। तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि कैन वी आस्क यू अ लिटिल बिट ऑफ न्यूरो साइंस। मैंने बोला कि नो सर, आई हैव नॉट स्टडीड इट इन माय अंडर ग्रेजुएट, बिकॉज हम नहीं पढ़ते हैं जनरली। तो मैंने बोला कि हम हैव नॉट स्टडीड इट, बट सर बोलते हैं बट ठीक है, यू कैन आंसर राइट। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल ट्राई, बिकॉज अब मना नहीं कर सकते ऐसे टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछने लग गए कि न्यूरॉन में जो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, न्यूरोनल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है क्या। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही बोला कि माइलिन शीथ होता है ये वो। तो उनको समझ आ गया कि शायद मुझे नहीं आता है। तो सर ने पूछा कि आर यू नॉट फ्लेक्सिबल। मैंने बोला नो सर, आई हैव नॉट स्टडीड न्यूरो साइंस, मुझे बहुत बेसिक 12th स्टैंडर्ड तक ही आता है। तो सर ने बोला कि ठीक है, मतलब वो कोऑपरेटिव थे। देन दे स्विच टू बायोकेमिस्ट्री। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे बनवाया बोर्ड पे एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब बताओ कि इसके जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स है, इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो मैंने बोला कि जो मेन कार्बन से अटैच्ड है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो उन्होंने उसका रीज़न पूछा, तो मैंने वो रीज़न एक्सप्लेन किया। फिर सर थोड़े से अनसेटिस्फाइड थे, मतलब उनको वो इंडक्टिव इफेक्ट वर्ड चाहिए था, बट वो आ नहीं रहा था। थोड़ा सर ने हिंट दिया। फिर वो वाला एक क्वेश्चन हुआ, मतलब वो गाइड करते रहते हैं आपको, फॉलो अप्स के लिए हिंट देते हैं। एंड देन सर ने बोला कि ग्लाइसिन बनाओ अब उसके बाजू में। तो मैंने ग्लाइसिन ड्रॉ किया। फिर सर ने एस्पार्टेट ग्लाइसिन में डिफरेंस पूछा, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने वही बोला, एक पोलर है, नॉन पोलर है, ये सब कुछ सब याद आ रहा था धीरे धीरे नोट से। तो वो सब बोला। एंड देन सर ने पूछा कि ग्लाइसिन के बारे में और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो मैंने ग्लाइसिन का बारे में बताया, अल्फा हीलिक्स में एंड बीटा हीलिक्स में कैसा रहता है। एंड देन वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है वो बताया। तो सर ने पूछा कि आप कैसे बोल रहे हो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, हाउ कैन यू से दैट। तो मैंने वही बोला कि रामचंद्रन प्लॉट में भी हम देखते हैं कि उसके रीजन्स काफ़ी सारे होते हैं। तो सर ने बोला कि फिर भी कैसे, वो तो आप ऐसे देखते हो, रामचंद्रन प्लॉट किस बेसिस पे होता है। फिर मैंने बोला वो 5 बॉन्ड 5 बॉन्ड वो पूरा एक्सप्लेन किया। फिर सर वो खुश हो गए कि चलो इसको आती है बायोकेमिस्ट्री। देन उन्होंने प्रोटीन के बारे में बेसिक क्वेश्चंस पूछे अबाउट प्रोटीन। तो उन्होंने फिर पीसीआर के बारे में पूछा, पीसीआर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एंड देन टैक पॉलीमरेज क्यों यूज होता है वो पूछा। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, टैक पॉलीमरेज के बारे में सब एक्सप्लेन किया। एंड देन पीएफयू पॉलीमरेज होता है, अगर प्रूफ रीडिंग चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जितना आता था मैंने सब कुछ बोल दिया तभी। एंड देन मैम ने पूछा कि अगर आपको टैक पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करना है किसी सेल से तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे। मैंने बोला लिसिस करेंगे, पहले हम सेल का लिसिस करेंगे। फिर मैम बोलती है नहीं, उसके बाद क्या करोगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, बट हाँ फिर मैंने बोल दिया कि सेंट्रीफ्यूज करके हम सुपरनेटेंट वो कलेक्ट कर लेंगे। फिर मैम ने बोला कि ठीक है, गुड। फिर उसके बाद सर ने मुझसे माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन, मतलब वो भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तो सर पूछते हैं कि आपने लाइव कॉलेज में कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ किया है। तो मैंने बोला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर सर ने मुझे उसके कंपोनेंट्स पूछे, मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया जितना मुझे याद था तभी। तो फिर सर पूछते हैं कि आप लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया। तो मेरे दिमाग में था हम ग्राम स्टेनिंग के बाद यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपी देखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सेल के। तो वो सब मैंने बोला। फिर सर बोलते हैं कौन सा बैक्टीरिया देखा है आपने। तो हम जनरली इकोलाई एंड ऑल पढ़ते हैं कॉलेज में, तो मैंने इकोलाई बोला। फिर सर पूछते हैं उसका साइज कितना होता है। तो वो मुझे नहीं आ रहा था, बट सर ने अप्रॉक्सीमेटली बोला। तो मैंने बोला कि 5 to 10 माइक्रॉन्स होता होगा। वो गलत था वैसे, बट सर ने बोला आर यू श्योर। मैंने बोला कि नो सर, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो वो गलत था, बट ठीक है, वो लास्ट का टाइम था तो आई गेस वो इतना वो नहीं, कवर अप हो गया वो। फिर सर ने पूछा कि आपने माइक्रोस्कोप के अंदर वायरस देखा है। मैंने बोला नहीं सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वायरस नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उसके लिए कर सकते हैं। फिर सर ने मुझसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछा, वो मैंने बता दिया। एंड देन हो गया, इतना ही ओके, तो इंटरव्यू था। जो आप जवाब दे रहे थे उसी पे ही क्वेश्चंस आ रहे थे। हाँ हाँ मैम, राइट राइट, जो मैं बोल रही थी उसके ऊपर ही वो पूछते जा रहे थे। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आप जवाब नहीं भी दे पाए, बट इट्स क्वाइट नॉर्मल, नहीं भी दे पाते हैं तो नॉर्मल है। हाँ हाँ मैम। और तो खुशी, इसमें ऐसा लगा कि बंसल बायोलॉजी के नोट्स ने आपको कहीं पे हेल्प किया, ऐसा लगा इंटरव्यू में? मैम सब कुछ नोट से ही मैंने बोला था, और क्योंकि उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था एज सच। कॉलेज में हम थोड़ा बहुत जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ा था, बट मोस्टली मैंने पूरा, आई गेस मैंने सेकेंड ईयर में लिया था बैच, आईआईटी जैम वाला बैच।
तो मैंने पूरा उसी से ही प्रिपेयर किया है, नोट्स एंड ऑल सब कुछ उसी का था, तो मुझे ऐसे तो कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि नोट्स के बाहर का कुछ है, सब कुछ नोट्स से ही था एंड नोट्स से ही आंसर दिया था, अगर मैं बोलूँ A to Z सब कुछ। अब आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी का एक्सपीरियंस बताओ खुशी, कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? इंटीग्रेटेड पीएचडी में तो ऐसा राउंड टेबल था और मुझे एकदम बीच की सीट दी हुई थी, तो मैं आई तो उन्होंने बोला कि पहले आप माइकलिस मेंटन ड्रॉ करो, फिर मैंने हाँ, वो ड्रॉ किया। तो उन्होंने मतलब बोला ग्राफ ड्रॉ कि करो। हाँ, माइकलिस मेंटन का ग्राफ ड्रॉ करने बोला, तो उसमें भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, मैंने वही सेम ही बोला, बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो, सेल बायो। फिर उन्होंने मुझसे ड्रॉ करवाया माइकलिस मेंटन का ग्राफ एंड देन दे आस्क्ड मी कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वही तीनों पूछा उन्होंने, नॉन कॉम्पिटिटिव में कैसा बनता है, तो मैंने सब कुछ ड्रॉ करके, वो सब तो याद था, वो बना दिया। फिर सर ने कहा कि ठीक है अब बैठ जाओ। फिर मैं बैठी, फिर सर ने मुझसे पूछा कि आपको पता है खुशी कि चिंपैंजी जो होता है और ह्यूमंस होते हैं उनमें, वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, चिंपैंजी और ह्यूमंस में 99% डीएनए सेम होता है, सिर्फ 1% अलग होता है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन। तो मैं थोड़ा तो स्टार्टिंग में, मतलब मुझे समझा नहीं कि कौन से डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ कुछ बोला। फिर सर ने मुझे और थोड़ा हिंट दिया, नहीं फिर भी आप सोचो कि सब जीन्स का सेम काइंड ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा कुछ। फिर मुझे याद आया कि हाँ, जीन रेगुलेशन सर शायद पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने सर को बोला कि आप, हम जीन रेगुलेशन में अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं, कोई जीन साइलेंस हो जाती है, कोई ज्यादा अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, तो हिस्टोन एसिटाइलेशन, वो सब सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर सर ने बोला कि ठीक है। फिर मॉल बायो में से हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा था सर ने, वो थोड़ा, सर पूछते हैं कि आपको आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज खुद से करता है, मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, आरएनए पॉलीमरेज खुद से एम्पलीफाई कर सकता है। तो सर ने क्यों पूछा, तो मैंने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम एंड चाहिए होता है नॉट। फिर सर बोलते हैं पर ठीक है, बट आरएनए पॉलीमरेज खुद से कैसे करता है, तो वो थोड़ा सा नहीं आ रहा था मुझे, बिकॉज वो अलग अगेन थोड़ा सा डेप्थ में था। फिर सर ने खुद ही बता दिया कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी ज्यादा होती है नॉल, सर ने थोड़ा एक्सप्लेन किया। फिर मैंने बोला कि ओके सर, आई विल रीड मोर अबाउट इट। फिर उसके बाद सर ने मुझे बोला कि टीआरएनए ड्रॉ करने के लिए बोर्ड पे, तो मैंने टीआरएनए ड्रॉ कर रही थी। फिर सर बोलते हैं डोंट ड्रॉ इट लाइक अ कार्टून, ड्रॉ लाइक यू सी इन योर टेक्स्ट बुक्स। तो फिर अब मुझे याद नहीं आ रहा था उतना प्रॉपर स्ट्रक्चर, बट जितना आ रहा था उतना मैंने बनाया। सर को मैंने बोला सर आई रिमेम्बर लाइक दिस ओनली। फिर सर बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर एंड देन इतना ही पूछा था आई गेस, इंटीग्रेटेड पीएचडी में इतने ही क्वेश्चंस, मैथ्स एंड ऑल से कुछ एज सच नहीं पूछा था, तो इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस थे मेरे लिए फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। सो बेसिकली आपसे थियोरी पूछा गया, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस नहीं थे? नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंटल नहीं पूछा था इंटीग्रेटेड पीएचडी में, मुझसे तो थियोरी ही पूछी थी। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से भी कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, कोई नहीं पूछा। और ये दोनों ही इंटरव्यू आपके कितनी देर के थे खुशी? दोनों इंटरव्यूज अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स के लिए थे। और जो बाकी के कैंडिडेट्स थे उनका भी इतने ही टाइम तक हो रहा था? हाँ, अप्रोक्सीमेटली सबका उतने ही टाइम के लिए हो रहा था, 20-25 उतने ही मिनट्स का टाइम हो रहा था। और खुशी, आपको मतलब बंसल बायोलॉजी के साथ आप जुड़े सेकेंड ईयर में, तो आपके एग्जाम में और ये जो इंटरव्यूज थे इसमें बंसल बायोलॉजी ने किस तरीके से हेल्प किया आपको? मैम, सबसे पहले तो आपके लेक्चर्स वो तो मतलब एकदम इनफ थे और बहुत ही कंसाइज थे, तो ऐसा नहीं था कि कुछ और पढ़ लूँ या कहीं कुछ और से कर लूँ, ऐसा कभी फील नहीं होता था। लेक्चर्स से सब कुछ कर लिया एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। एंड मैंने आपकी एक बुक भी ली थी मैम फॉर आईआईटी जैम, जो आपकी लास्ट के ही कुछ टाइम के पहले वो बुक आई थी, जब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, तब आपने एक बुक दिया था फॉर, जिसके अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ये माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ, बायो प्रोसेस के भी क्वेश्चंस थे। तो उसमें से मैंने जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स करी थी, मैंने सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस की थियोरी की थी फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि उसके अलग से लेक्चर्स नहीं थे उतने अवेलेबल। तो मैंने सिर्फ उसकी थियोरी, उसके क्वेश्चंस लिए और उसके बेसिस पे मैंने चैट जीपीटी, जेमिनाई से जो भी थियोरी आ रही थी और गैटबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उससे थियोरी बनाई। और शायद एग्जाम में कुछ 2 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, एक फ्रॉम बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक भी उसमें से मेरा गलत नहीं हुआ और इसमें से भी गलत नहीं हुआ। अपने
फ्रॉम बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, उसमें से भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मतलब वो सारे क्वेश्चन जो नए थे वो लग ही नहीं रहे थे कि कुछ नया पूछ लिया है ऐसा कुछ, सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए थे वहां पे। तो वो मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें से कुछ गलत नहीं हुआ एटलीस्ट। क्योंकि जो MSQs आए थे स्पेशली, तो वो दो मार्क्स के क्वेश्चंस थे फ्रॉम बोथ द सब्जेक्ट्स। तो वो गलत होना मतलब तो बहुत मार्क्स चले जाते हैं। तो हाँ। उसमें से हाँ, स्कोर भी मेरा शायद MSQ में से 20 में से 16 आया था मुझे फ्रॉम MSQs। थोड़ा न्यूमेरिकल में लिख टाइपिंग में गलती हो गई थी एक्चुअली मैम, नहीं तो आई गेस उसमें भी अच्छे बन जाते। टाइपिंग के इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, बट ठीक है, ओवरऑल अच्छा था वो। एंड देन नोट्स के बाद, लेक्चर्स के बाद आपके जो भी उसमें से नोट्स निकाले वो भी परफेक्ट थे एकदम। अभी तक वो नोट्स आई गेस आगे भी काम ही आएंगे। एंड देन टेस्ट सीरीज जो थी वो भी 5 टेस्ट थे, 5 टेस्ट इनफ थे फॉर मॉक टेस्ट। तो उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन बट जो सेम कॉन्सेप्ट पे थे, वो कुछ कुछ एग्जाम में भी देखने को आ रहे थे। मैंने CUET भी दिया था, गेट एक्सेल भी दिया था। CUET में 218 मार्क्स थे, गेट एक्सेल में भी क्वालिफाई किया था, 116 रैंक थी। तो उसमें भी जो क्वेश्चंस थे वो भी ऐसे थे कि हाँ नोट चाहिए है, ये तो टेस्ट से है, ये तो किए हुए टाइप के क्वेश्चन है। तो बहुत बार ऐसे ही, तो एक डर नहीं था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि ये कभी देखा नहीं है या कभी किया नहीं है। दैट वाज रियली गुड फ्रॉम योर साइड मैम। और खुशी, आप जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए वही है कि आपको रिवाइज करते रहना है। सबसे पहली बात तो कितना भी हो सके यू जस्ट रिवाइज, बिकॉज बायोलॉजी तो आप भूल सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट ही है कि यू विल फॉरगेट। इंटरव्यूज के लिए भी आपको कुछ बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको फेवरेट आपके लगते हैं, उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, नोट से ही पढ़ के जाओ, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। उसी में आपको वो जो पूछेंगे उसी नोट से में ही आपका आंसर होगा, ऐसे आपको कुछ भी अलग आंसर नहीं होगा उसका भी। एंड देन आप नोट्स रिवाइज करते जाओ। टेस्ट लास्ट में आपको देना ही देना है, टेस्ट आपको देना है, एंड क्वेश्चंस लास्ट के महीने में आपको लगाने हैं फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑल्सो। क्वेश्चंस आपको लास्ट में लगाने ही है। अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अर्लियर, बट एंड में आपको 1-2 महीने में आपको वापस से सारे PYQs करने हैं एंड क्वेश्चंस आपको लगाते रहने हैं लास्ट के टाइम पे, बिकॉज वही आपका रिविजन का भी काम करेगा। यू कैन नॉट जस्ट रीड एकदम सिर्फ थियोरी थियोरी थियोरी, तो वो हेल्प नहीं करता। लास्ट में आपको क्वेश्चंस गलत होंगे तो वो याद रहेंगे। मैंने बुक भी बनाई थी एक ऐसे, जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन गलत होते थे वो सब कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखती थी, तो वो भी काफी हेल्प करता है एंड मोमेंट पे टू रिवाइज बेटर। एंड व्हाट्स योर प्लान नाउ खुशी, कि क्या मतलब आपने सोच रखा है कि MSc करनी है, और MSc के बाद या MSc के दौरान कुछ प्लान्स है आपके, क्योंकि कहीं पे आप अभी इंटर्नशिप भी कर रहे हो? हाँ मैम, अभी कर रही हूँ इंटर्नशिप एट एक्ट्रेक, एक टाटा कैंसर हॉस्पिटल का रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो प्लान अभी के लिए तो मैम उतना नहीं है इफ आई एम ऑनेस्ट, बट ठीक है, आई इंस्टीट्यूट जाऊंगी, वहाँ पे देखूंगी कैसा है क्या है, एंड देन मैं थोड़ा डिसाइड करूंगी। अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करने के उसमें हूँ, इसीलिए मैंने इंटर्नशिप भी ज्वाइन की कि ये भी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, एंड देन देखते हैं आगे क्या करना है। अभी इतना प्लान नहीं किया है मैम। तो अभी आपका इंटर्नशिप का कैसा एक्सपीरियंस है टाटा इंस्टीट्यूट में? इंटर्नशिप का तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हैंड्स ऑन जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, सैंगर हमने वहाँ पे मोस्टली, जो मैं जिस लैब में हूँ दैट इज जिनोमिक्स लैब, तो वहाँ पे PCR और सैंगर सीक्वेंसिंग होती है, और NGS होता है, बट मैं NGS नहीं, ऑब्वियसली मैं तो थोड़ा वो हूँ, अभी कम लेवल पे हूँ टू डू दैट। तो हम PCR के ऊपर काम करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सैंगर। तो वैसे तो हम बुक्स में पढ़ते थे अभी तक, लैब कॉलेज में भी बस एक ही बार परफॉर्म किया है, मैम सब कुछ करके दे देती है, सारे रिएजेंट्स रख देती है, हमें सिर्फ डालने थे जाके। बट अभी हम एक्चुअली मशीन चलाना सीखते हैं, क्रोमेटोग्राम एनालाइज करना सीखते हैं, तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। समझ में आता है एक्चुअली कि जो हमने पढ़ा है वो कैसे वर्ल्ड में हेल्प कर रहा है टू क्योर कैंसर एंड टू डायग्नोज कैंसर बेटर। तो वो अच्छा लगता है अभी ये सब चीज़ों पे, एक्चुअल चीज़ पे काम करना आफ्टर रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। डेफिनेटली एज अ बायोलॉजिस्ट बहुत मजा आता है इन सब टेक्निक्स, क्योंकि हमने इतने सालों पढ़ा है टेक्निक्स 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 टेक्निक्स, लेकिन जब परफॉर्म करते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। Yes, तो ma'am. खुशी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है MSc में आपको बहुत मजा आएगा IISc में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट खुशी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Thank you, ma'am. Thank you so टेक much. केयर, बाय बाय। Bye bye, ma'am.